आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में से है। तो इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो देखे बगैर कहीं मत जाना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करती हैं। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनकम जनरेट करती है, यानी कि जिन एक्टिविटी से हमें पैसे मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, वो ग्रुप की गई है 4 पार्ट्स के अंदर। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी और चौथा है क्वाटरनरी। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती है जिनसे हम क्या नेचर से जो रिसोर्सेज है वो लाते हैं। और दूसरी आती है हमारे पास सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो जो हमने रिसोर्सेज लिए हैं उनको क्या है, हम अपने यूजेबल फॉर्म में बनाने के लिए उनको क्या करेंगे, फैक्ट्रीज़ में लेके जाएंगे और उनका प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि सेकेंडरी में हम मान लो मैन्युफैक्चर करते हैं बिस्किट को, तो जो बिस्किट है वो सीधा तो नहीं लगता ना पेड़ के ऊपर या किसी प्लांट के ऊपर कि भी हाँ हम बिस्किट तोड़ के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए क्या है, जो भी रॉ मटेरियल है उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, वो चीज़ें क्या आएगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आएंगी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्शरी एक्टिविटीज़। ये बेसिकली क्या होती है, सर्विस एक्टिविटी होती है, जहाँ पे हमें क्या सर्विस दी जाती है। मान लो इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो वो आपके घर आएगा, बिजली का तार ठीक करेगा या फिटिंग करेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो वहाँ पे आपको बिजली का तार बना के देगा, कुछ वो बनाता तो नहीं है ना, वो आपकी क्या है सर्विस ही देता है आपको, और उसके बदले में वो क्या है पैसे लेता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो ये जो बेसिकली पार्ट तो क्या है टर्शरी एक्टिविटीज़ का ही है, लेकिन क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में जो हाईली सर्विस प्रोवाइड होती है ना, वो होती है जैसे लॉयर हो गया, टीचर हो गया। तो ये क्या है, हाईली सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये सारे क्या हैं, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। जैसे लॉयर हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये सारे हमें क्या सर्विस देते हैं। और जो थोड़े लो सर्विस प्रोवाइडर है ना, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, बार्बर हो गया, ये टर्शरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो अब हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को डिटेल में देखते हैं। तो ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना, वो डिपेंड होती हैं नेचर के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि इस एक्टिविटीज़ में हम क्या है, जो नेचर के दिए गए रिसोर्सेज है वही तो यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्रॉप्स उगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनका यूज़ करते हैं। हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल है और जो मिनरल है वो कहाँ से निकलता है, धरती से ही तो निकलता है। ये सारा पार्ट किसका है, नेचर का ही पार्ट है। तो इसीलिए हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए डिपेंड रहते हैं। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें आती है हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गई, और जो पेस्ट्रोल एक्टिविटीज़ है वो आती है, फिशिंग आती है, फॉरेस्ट्रीज आती है, एग्रीकल्चर इसके अंदर आता है, और जो माइनिंग और क्वेरिंग है यानी कि जो खुदाई वगैरह है वो भी इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी एक्टिविटी आती है हंटिंग और गैदरिंग। तो हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, और गैदरिंग का मतलब होता है चीज़ों को गैदर करके रखना, यानी कि इकट्ठा करके रखना, ताकि उनको क्या है बाद में काम में लाई जा सके। और ये जो हंटिंग और गैदरिंग है ना, ये सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिनसे क्या है इनकम आती थी। और इस तरह की एक्टिविटीज़ में क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें पैसा चाहिए होता है, और बहुत ही लो लेवल की इसमें क्या है टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। ऐसे नहीं बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए हंटिंग और गैदरिंग करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही लो लेवल की टेक्नोलॉजी थी उधर। तो अब हम देख लेते हैं कि गैदरिंग है वो किन किन एरियाज़ में होती है। तो पहले आते हैं हमारे पास हाई लैटिट्यूड जोन्स, यानी कि जो हाई लैटिट्यूड जोन्स में आते हैं वो एरिया है नॉर्दर्न कनाडा, और यहाँ पे भी हंटिंग होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्दर्न यूरेशिया। तो जो यूरोप और एशिया वाला पार्ट है ना, उसे हम यूरेशिया बोलते हैं, तो यहाँ पर हंटिंग होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास साउदर्न चिली, और ये जो साउदर्न चिली है ना, वो एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर। तो अभी हमने देखे हाई लैटिट्यूड वाले एरियाज़, अब हम देखते हैं लो एटीट्यूड वाले एरियाज़ जहाँ पे क्या है गैदरिंग होती है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास अमेज़न बेसिन, जो कि साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे जो है गैदरिंग होती है लो लैटिट्यूड वाले एरियाज़ में। तो अब हम देखते हैं कि आज का जो मॉडर्न टाइम है, इसके अंदर जो गैदरिंग है वो किस तरह से होती है। तो आज की इस मॉडर्न टाइम में जो गैदरर्स हैं, यानी कि जो गैदरिंग करने वाले हैं, वो क्या है कलेक्ट कर लेते हैं वैल्यूएबल प्लांट्स को, जैसे कि लीव हो गया, और ऐसे प्लांट जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, और जो पेड़ की छाल हो गई, इन सब को वो क्या है इकट्ठा करके रख लेते हैं, और एक सिंपल सी प्रोसेसिंग के बाद में उनको प्रोडक्ट बना के मार्केट के अंदर बेच देते हैं। तो ये होती है आज के मॉडर्न टाइम्स में जो गैदरिंग है वो। लेकिन आज के टाइम में ये जो गैदरिंग है ना, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि फैक्ट्रियों
फैक्ट्रियों के अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या है, ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के होते हैं और लो प्राइस पे भी हमें मिल जाते हैं। और इसीलिए जो गैदरर्स आइटम कलेक्ट करते हैं ना, उनको ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है उससे रिप्लेस कर दी गई है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स के अंदर। तो अब हमारा टॉपिक आता है पैस्टोरलिज्म, और इसका मतलब होता है पशुचारण। यानी कि इसके अंदर क्या होती है, जो तरह तरह के एनिमल्स हैं उनको क्या है पाला जाता है और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है उनको बेचकर अपना जो गुजारा है वो किया जाता है। और आजकल जो जियोग्राफिकल फैक्टर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो एनिमल रियरिंग है यानी कि जो पैस्टोरलिज्म है वो क्या है, दो तरह से किया जाता है। एक तो है सबसिस्टेंस और दूसरा है कमर्शियल लेवल। तो इन दो लेवल्स पे जो पैस्टोरलिज्म है वो किया जाता है। तो सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा करना, यानी कि एक तो ऐसा पैस्टोरलिज्म जिससे क्या है एक जो परिवार है ना उसका जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। और कमर्शियल लेवल होता है एक बड़ा बिजनेस, जिससे क्या है बहुत सारा अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करके और उससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सके। और ये जो पैस्टोरलिज्म है ना, इसकी दो बड़ी कैटेगरीज है। पहली है नोमैडिक हर्डिंग और दूसरी है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो पहले आता है हमारे पास नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैड्स क्या होते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं उन्हें हम नोमैड्स कहते हैं। तो ये जो नोमैडिक हर्डिंग है इसे क्या है हम पैस्टोरल नोमैडिज्म भी कहते हैं। और ये जो पैस्टोरल नोमैडिज्म है ना, ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, यानी कि ऐसी पहली एक्टिविटी है जो सिर्फ क्या अपने गुजारा करने के लिए ही है। और इसके अंदर क्या होता है, जो हर्डर्स होती हैं यानी कि जो चरवाहे होते हैं वो क्या है एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, क्लॉथिंग के लिए, अपने जो रहने के लिए, और जो टूल्स और ट्रांसपोर्ट है इन सब के लिए वो क्या है सिर्फ एनिमल्स पे ही डिपेंड होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर जो हर्डर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के साथ क्या है घूमते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो चरवाहे हैं वो मुंह उठाकर कहीं भी चले जाते हैं, वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनके जो पशु हैं उनको खाने के लिए कुछ मिले और पीने के लिए पानी मिले। तो अब हम देखते हैं कि इस नोमैडिक हर्डिंग में किस किस तरह के जो जानवर है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो हमारा ट्रॉपिकल अफ्रीका है ना, वहाँ पे क्या है कैटल रियरिंग क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कैटल्स का मतलब होता है ऐसे जानवर जो दूध देते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल अफ्रीका में जो सहारा और एशियाटिक डेजर्ट है ना, उसके अंदर जो बकरी है, भेड़ें हैं और जो ऊँट है, उन सबको क्या है पाला जाता है। और जो माउंटेन एरियाज़ हैं तिब्बत के और एंडस के, वहाँ पे जो याक और एलिमास हैं, आप इनकी याक और एलिमास की पिक्चर देख सकते हैं, वो पाले जाते हैं। और जो आर्कटिक और सब आर्कटिक एरिया है वहाँ पे रेनडियर वो क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल है। आप रेनडियर की यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पैस्टोरल नोमैडिज्म है या नोमैडिक हर्डिंग है वो किन किन एरियाज़ में होती है। तो ये बेसिकली क्या है, 3 इसके इम्पोर्टेंट एरियाज़ है जहाँ पर ये होती है। तो जो हर्डर्स है ना, जो नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है वहाँ से चलते हैं और जो हमारा अरेबियन पेनिसुला है वहाँ पर जाते हैं, और फिर जो मंगोलिया और सेंट्रल चाइना है वहाँ पर अपने जो पशु है वो लेकर जाते हैं। तो इन जगह पे जो नोमैडिक हर्डिंग है वो होती है, और आप इस मैप के अंदर भी देख सकते हो। और ये जो डार्क ग्रे वाला पार्ट नेक्स्ट है हमारे पास, जो सेकंड रीजन है जहाँ पे जो नोमैडिक हर्डिंग है वो होती है, वो है हमारा टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, उसके अंदर बहुत ही छोटा सा एरिया है जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है, वो है साउथ वेस्ट अफ्रीका और जो आइलैंड है मगदा सागर का वहाँ पे। और यहाँ पे आप मैप के अंदर ये भी देख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है। तो ये जो नोमैडिक हर्डिंग है ना, इसके अंदर एक टर्म आती है ट्रांसह्यूमेंस, और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो हर्डर्स होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो प्लेन एरिया से जो माउंटेन के ऊपर घास वाले इलाके हैं वहाँ पर जाते हैं गर्मियों के दौरान, और वापस वो क्या है माउंटेन से प्लेन एरियाज़ पे आते हैं विंटर्स के दौरान। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस। तो अब हम ट्रांसह्यूमेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो माउंटेन एरिया है ना, जैसे हिमालय हो गया, तो इसके अंदर जो ट्राइबल लोग हैं या जो नोमैड्स है जैसे कि गुज्जर, बकरवाल, गदीस, भोटियाज, ये क्या है माइग्रेट करते हैं प्लेन एरियाज से माउंटेन एरियाज में। ये समर के अंदर माइग्रेट करते हैं और फिर वापस जो प्लेन एरियाज से माउंटेन एरियाज तक या जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं उन पे ये माइग्रेट विंटर्स में करते हैं। तो अभी हमने देखा कि माउंटेन्स का क्या सिस्टम है। अब हम देखते हैं जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पे कैसे होता है सिस्टम। तो यहाँ पे जो नोमैडिक हर्डर्स है ना, वो क्या है साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं समर्स के अंदर, और नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं विंटर्स के अंदर। तो आजकल क्या हो रहा है ना, जो पेस्ट्रोल नोमैड्स हैं या जो नोमैडिक हर्डर्स हैं वो क्या है कम होते जा रहे हैं दिन बर दिन। और वो क्यों होते जा रहे हैं, इसके 2 कारण हैं, वो अब हम देखते हैं।
तो पहला है हमारे पास इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी कि आजकल आप लोग देखते हो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या है पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जिसकी वजह से वो क्या है अब एक देश से दूसरे देश में आसानी से नहीं जा सकते। दूसरा आता है हमारे पास न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज़, यानी कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने अपने अपने सेटलमेंट्स प्लान बना लिए हैं, यानी कि अपनी अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बना ली है और जंगलों को काट काट कर क्या है नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। तो इस वजह से ये जो पेस्टोरल नोमैड्स है वो क्या है दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। पेस्टोरलिज्म का दूसरा हमारा पार्ट है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो बेसिकली इसके अंदर भी क्या है पशुओं को ही पाला जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़े लेवल पे होता है, एक बिजनेस टाइप का। तो जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है ना, वो परमानेंट रेंचेस पे होती है, यानी कि पशुओं के लिए परमानेंट हाउसेज होते हैं, वो नोमैड्स की तरह इधर उधर घूमते नहीं हैं। और यहाँ पर ये जो रेंचेस होते हैं ना, वो बहुत बड़े एरिया में होती हैं और यहाँ पे क्या है बाहर बाहर फेंसेस भी लगाई और उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होता है वहाँ पे घास लगाई जाती है और जब जो एनिमल है वो एक एरिया की जो घास खा लेते हैं तब वो दूसरे एरिया की ओर मूव करते हैं। और इसके अंदर जो एनिमल्स पाले जाते हैं वो है शीप, कैटल, गोट्स और हॉर्स। और यहाँ पर जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं मीट, वूल, खाल हो गई किसी जानवर की या किसी जानवर की चमड़ी हो गई, उनको प्रोसेस करके एक साइंटिफिकली तरीके से फिर उनको क्या है अलग अलग मार्केट्स में बेचा जाता है। और जो परमानेंट रेंचेस होते हैं एनिमल्स के लिए वो एकदम क्या है साइंटिफिक तरीके से तैयार किए जाते हैं, उनके अंदर प्रॉपर जो सारी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है एनिमल्स को। तो अब हम देखते हैं कि कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग कहाँ कहाँ पर होती है पूरे वर्ल्ड में। तो ये होती है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना, उरुग्वाई में और कुछ जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है वहाँ पे होता है। तो अब हमारा टॉपिक आता है एग्रीकल्चर और इसके अंदर क्या है डिफरेंट तरह की जो फार्मिंग मेथड्स है वो अपनाए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह की क्रॉप्स होती है और यहाँ पे साथ ही साथ क्या है एनिमल्स भी पाले जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में हमारा सबसे पहले आता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और इसका मतलब है कि जो खेती है ना वो सिर्फ अपने गुजारे के लिए की जाती है, उसमें इतना ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता कि उसको क्या है बाहर मार्केट में एक बड़े लेवल पे बेच पाएं। और इसके अंदर क्या होता है ना जो फार्मिंग एरिया होता है वो क्या है आसपास का जो गाँव का इलाका है वही होता है। तो ये जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड है। पहली है हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर थी जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, यानी कि पुराने ज़माने में लोग अपना गुजारा कैसे करते थे वो इसके अंदर हमें बताया गया है। तो ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो दोनों एक ही चीज़ है और ये क्या है प्रैक्टिस की जाती थी बहुत सारी ट्राइब्स के द्वारा ट्रॉपिक्स के अंदर। और ट्रॉपिक्स में स्पेशली जो अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ पे, साउथ और जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पे, और जो साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पर जो डिफरेंट ट्राइब्स के लोग थे वो क्या है जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो प्रैक्टिस किया करते थे। और ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना इसके बहुत सारे नाम है। एक तो मैंने आपको बताया शिफ्टिंग कल्टीवेशन और इस वो जो फॉरेस्ट है उनको आग जलाकर क्लियर कर देते थे और फिर जो राख बचती थी ना उससे जो फर्टिलिटी, और इन लोगों ने जो एक बार फॉरेस्ट क्लियर करी उसके बाद में 3-4 साल बाद में उस एरिया पे वापस आते, उस एरिया को इतने वो यूज़ नहीं करते। फार्मिंग को जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें क्या है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जूमिंग नाम से जाना जाता है और लदंग के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कि जो साइकिल है जूम की वो क्या है जो सॉइल फर्ट और साइकिल ऑफ जूम क्या है वही चीज़ है वो फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं फिर अपनी क्रॉप्स उगाते हैं, यही है साइकिल ऑफ जूम। अब आती है हमारी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्रिमिटिव की बजाय इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ही करते हैं। और ये जो इस तरह का एग्रीकल्चर है ना वो ज़्यादातर पाया जाता है जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है मॉनसून एशिया के वहाँ पर। और ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना ये भी दो तरह की है। पहली है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, यानी कि ऐसी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जहाँ पे क्या है जो चावल है उन्हीं की खेती की जाए। और दूसरी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जहाँ पे क्या है
जो क्रॉप्स है वो क्या है, चावल के अलावा उगाई जाती हूँ, यानी कि चावल ना हो वहाँ पे कुछ अलग क्रॉप्स हों। तो पहले हम देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। तो इस तरह का जो एग्रीकल्चर है ना, उसके अंदर जो डोमिनेंस होती है वो राइस की होती है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ राइस ही राइस उगाए जाएंगे। और वहाँ पे जो ज़मीन है ना वो भी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर मशीनरी का यूज़ बहुत ही कम होता है और जो बाकी का काम है वो क्या है, हाथों से ही किया जाता है। और यहाँ पर जो पैदावार होती है ना पर एकड़ की, वो तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो क्या है, लोगों के हिसाब से कम रह जाती है। यानी कि मान लो किसी घर में क्या है 10 लोग हैं और उनके पास क्या है सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन है, तो वो 2 एकड़ पे जो चावल है वो तो बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन उस 10 लोगों में वो चावल को बांटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे पर एकड़ तो ज़्यादा होती है, लेकिन पर पर्सन यील्ड कम होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, यानी कि ऐसा एग्रीकल्चर जहाँ पे जो चावल है उसके अलावा अदर क्रॉप्स हो, जैसे कि वीट हो गया, सोयाबीन हो गई, बार्ले हो गई और जो शोरगम है वो। और ये कहाँ पे की जाती है, ये की जाती है नॉर्दर्न चाइना में, मंचूरिया में, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ जापान में। और इंडिया के अंदर जो वीट है यानी कि जो गेहूँ है वो उगाई जाती है वेस्टर्न पार्ट्स में, और जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं वो है इंडो गैंगजेटिक प्लेन्स की। और जो मिलेट्स है वो उगाई जाती हैं जो ड्राई पार्ट है वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया के वहाँ। तो पहले हमने देखा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और अब बारी आती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। तो चलिए देखते हैं क्या है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था वो तो था सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए, लेकिन जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है ना वो एक बिजनेस के तौर पे किया जाता है। तो ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना वो इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियंस ने, और जहाँ पर इन्होंने ट्रॉपिक्स में अपनी कॉलोनीज बनाई थी वहाँ पे इसकी शुरुआत की थी। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है ना, एक एक 2-2 हज़ार एकड़ के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ की खेती की जाती है। मान लो मेरे पास 1 या 2 हज़ार एकड़ ज़मीन है मेरी, तो मैं वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर करूँगी। मान लो मैंने वहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर लिया, तो वहाँ पे सिर्फ क्या है 2-3 हज़ार एकड़ के अंदर सिर्फ कॉफ़ी ही कॉफ़ी होगी, तो वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहलाएगा। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है, जैसे कि टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल। ये क्या है इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांटेशन। तो पहला आता है लार्ज एस्टेट्स और प्लांटेशन, यानी कि यहाँ पर क्या है बड़ी बड़ी ज़्यादा ज़मीनें चाहिए होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। यानी कि यहाँ पर कम से कम मान के चलो तुम 2 से 3 हज़ार एकड़ ज़मीन चाहिए होती है क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए। नेक्स्ट है लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें क्या है बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। उसके बाद में है मैनेजर एंड टेक्निकल सपोर्ट। अब इतनी सारे एरिया के अंदर जो क्रॉप्स है वो ग्रो करवाई है, तो उनको मैनेज करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए होगा, तो वो सपोर्ट भी चाहिए होता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी यहाँ पर जो साइंटिफिक तरीके से खेती की जाती है, नॉर्मल तरीके से नहीं की जाती। नेक्स्ट है सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर सारे एरिया के अंदर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाएगी। नेक्स्ट है चीप लेबर, यानी कि यहाँ पर जो काम करने के लिए क्या है सस्ती लेबर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या है गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि क्या है जो प्लांटेशन वाला एरिया है उसको फैक्ट्रीज और मार्केट के साथ जोड़े ताकि वो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। और ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना ये पुराने ज़माने से जो यूरोपियंस हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो यहाँ पे यूरोप की जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या है जो अलग अलग क्रॉप्स के गार्डन है वो अलग अलग कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स हैं ना उन्होंने टी गार्डन इस्टेब्लिश किए थे इंडिया और श्रीलंका के अंदर, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने शुगर केन और बनाना प्लांटेशन इस्टेब्लिश की थी वेस्ट इंडीज़ के अंदर, और जो स्पेनिश और अमेरिकन है ना उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे कोकोनट और शुगर प्लांटेशन फिलीपींस के अंदर, और जो डच है ना उन्होंने इस्टेब्लिश की थी शुगर प्लांटेशन इंडोनेशिया के अंदर। और आज भी जो कुछ कॉफ़ी फेजेंडाज हैं यानी कि बड़ी बड़ी जो प्लांटेशन है कॉफ़ी की ब्राज़ील के अंदर, वो आज भी क्या है यूरोपियंस ही मैनेज। और जो ज़्यादातर कंट्रीज़ है ना उनकी जो प्लांटेशन की जो ऑनरशिप है वो क्या है उस कंट्री की गवर्नमेंट के हाथों में दे दी गई है। और ये भी क्या एक बिजनेस पर्पस से ही की जाती है, और इसके अंदर जितना भी पैदावार होता है वो सारा का सारा मार्केट के अंदर बेच दिया। ये जो कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है ना वो प्रैक्टिस की जाती है। जो यहाँ पर जो मेन क्रॉप होती है वो होती है वीट यानी कि गेहूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है गेहूँ के अलावा भी और क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वो है
कॉर्न, बार्ले और तो ये फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। और इसके अंदर जो फार्म का साइज होता है ना, यानी कि जो खेत का साइज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए जो खेती के लिए क्या है मशीनों का ही यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो पैदावार होती है ना वो पर पर्सन तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पर एकड़ लो होती है। मान लो एक इंसान है जिसके पास 1000 एकड़ ज़मीन है, उस अकेले के पास ही है वो 1000 एकड़, तो उसमें जो पैदावार होगी वो सारी उसी की होगी और सारी इनकम भी उसी की होगी। लेकिन यहाँ पर जो पर एकड़ जो पैदावार होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं फार्म के अंदर। तो अब हम देखते हैं ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन कहाँ पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्लांटेशन और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है उनमें डिफरेंस क्या है। देखो, दोनों होती तो बिजनेस पर्पस के लिए है, लेकिन इसके अंदर क्या है ग्रेन्स की कल्टीवेशन होती है और प्लांटेशन के अंदर आप कोई भी क्रॉप है वो उगा। तो अब हम देखते हैं ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर पाई जाती है, और इस सब का मैप भी मैं आपको यहाँ पे अटैच करके दे दूँ। तो पहला आता है यूरेशियन स्टेपस, ये यहाँ पे होती है, और जो कैनेडियन और अमेरिकन पिरारीज है ये यहाँ पर पाई जाती है, और जो पैम्पस रीजन है अर्जेंटीना का ये यहाँ पर होती है, और जो वेल्दस है साउथ अफ्रीका का ये यहाँ पर पाई जाती है, और जो ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स एरिया है ये यहाँ पर पाई जाती है, और जो कैंटबरी प्लेन्स हैं न्यूजीलैंड के ये एक्सटेंसिव ग्रेन कल्टीवेशन वहाँ पर भी होती है। अब आता है हमारे पास मिक्स्ड फार्मिंग, और इसके अंदर क्या होता है ना जो इंसान होता है वो खेती के साथ साथ जो पशुपालन है वो भी करता है। और इस तरह का जो एग्रीकल्चर है ना वो हाईली डेवलप पार्ट्स हैं वर्ल्ड के वहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि जो नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप है ये वहाँ पर पाया जाता है, ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका में जो पार्ट्स है यूरेशिया के वहाँ पर, और जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स है साउदर्न कॉन्टिनेंट्स के ये यहाँ पर पाया जाता है। और इसके अंदर जो क्रॉप्स होती हैं वो होती है वीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, और इसके अंदर जो फोडर क्रॉप्स है वो क्या एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस मिक्स्ड फार्मिंग का, यानी कि जो चारे हैं पशु। और ये जो मिक्स्ड फार्म्स होते हैं ना इसका मॉडरेट साइज होता है, यानी कि ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और इसके अंदर क्या होता है क्रॉप रोटेशन और जो इंटर क्रॉपिंग है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सोयल की जो फर्टिलिटी है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि एक बार 6 महीने कौन सी फसल उगा ली, फिर उसके बाद में कौन सी फसल उगा ली। और जो इंटर क्रॉपिंग होता है इसका मतलब होता है एक एरिया के अंदर जो डिफरेंट तरह की क्रॉप्स है उसको। तो अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, तो इसके अंदर क्या है ज़्यादा पैसा चाहिए होता है मशीनरीज और जो बिल्डिंग है उसके लिए, और इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसका यूज़ किया जाता है, और जो ग्रीन मैन्यूर है उसका भी यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात इसको करने के लिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेयरी फार्मिंग। और ये जो डेयरी फार्मिंग है इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर जो पशु पालन है वो किया जाता है। और ये जो डेयरी फार्मिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड, और इसके अंदर जो दूध देने वाले एनिमल्स है ना सिर्फ, और ये क्या है हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होते हैं जो एनिमल शेड्स है उसको बनाने के लिए, जो स्टोरेज फैसिलिटी है चारे वगैरह को रखने के लिए उसके लिए भी, और यहाँ पर क्या है जो दूध निकालने के लिए मिल्चिंग मशीनें हैं, यानी कि ऐसी मशीनें जिनसे पशुओं का दूध निकाला जा सके, तो इस तरह की मशीनों के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है वो दिया जाता है कैटल ब्रीडिंग पे, यानी कि जो पशु है उसकी नस्ल के साथ साथ यहाँ पे जो पशु है उसकी हेल्थ केयर और जो वेटनरी सर्विस है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। और ये क्या है हाईली लेबर इंटेंसिव है, यानी कि यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि पशुओं की फीडिंग और मिल्चिंग पे ध्यान रख पाए। और ये जो डेयरी फार्मिंग है जहाँ पर जो शहर के पास वाला एरिया और जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है जल्दी से जल्दी वो मार्केट के अंदर सप्लाई कर पाए। और सबसे बड़ी बात है इस फार्मिंग के अंदर कि यहाँ पे कोई ऑफ सीज़न नहीं होता, साल के 12 महीने यहाँ पर काम। और इन्हीं कुछ पिछले सालों के दौरान यहाँ पे क्या है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है, रेफ्रिजरेशन के अंदर डेवलपमेंट, और जो पेस्चराइजेशन है उसमें भी डेवलपमेंट। और अब हम देखते हैं कि ये डेयरी फार्मिंग दुनिया में कहाँ पर होती है। तो इसके मेन 3 ही रीजंस है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के। तो पहले नंबर पर जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होती है वो है नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप, और सेकेंड नंबर पर जहाँ पे होती है वो है कैनेडा, और तीसरे नंबर पर जहाँ पे होती है वो है साउदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। अब आता है हमारे पास मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, और ये जो एग्रीकल्चर है ना वो मेडिटेरियन सी के आसपास किया जाता है, और इसके अंदर ज़्यादातर क्या है खट्टे फलों की खेती की जाती है। और ये जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है ना वो प्रैक्टिस किया जाता है इन कंट्रीज़ के अंदर जो क्या है मेडिटेरियन सी के दोनों साइड पे है।
और ये जो मेडिटेरियन सी है वो यूरोप के अंदर है। और अब ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर का नाम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है तो ये सिर्फ मेडिटेरियन सी के आसपास ही होगी, नहीं, ये कुछ जो और कंट्रीज़ है और कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे भी की जाती है। मेन इसका क्या है कि इसके अंदर खट्टे फलों की खेती होती है और ये नॉर्थ के अंदर अफ्रीका से लेकर टूनीशिया से लेकर अटलांटिक कोस्ट तक की जाती है और इस साउदर्न कैलिफोर्निया में भी ये खेती की जाती है, सेंट्रल चिली में भी ये खेती की जाती है, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट जो साउथ अफ्रीका का है वहाँ पे भी की जाती है और जो साउदर्न और साउदर्न वेस्ट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये खेती वहाँ पर भी की जाती है। और जो विटीकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन है वो क्या है, स्पेशलिटी है इस मेडिटेरियन रीजन की, यानी कि यहाँ पर क्या है जो अंगूरों की खेती है वो मेन है इस मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में। और जो थोड़ी लो क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं ना, यानी कि अंगूर होते हैं, उनसे तो क्या है किशमिश बना ली जाती है और जो ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं ना उनसे क्या है वाइन्स बना ली जाती है। और यहाँ पे क्या है जैतून और जो अंजीर है वो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि इनकी भी खेती होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। और इसके अंदर क्या होता है ना, छोटे छोटे फार्म्स के अंदर जो वेजिटेबल्स है वो उगाई जाती है, फ्लावर्स भी उगाए जाते हैं और फिर उनको क्या है मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। तो जो मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर है ना वो स्पेशलाइज है किसकी खेती में, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं उनकी खेती में, जैसे कि वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गई। और फिर उनको क्या है जो अर्बन मार्केट्स है यानी कि जो शहर की मार्केट्स है उनके अंदर बेच दिया जाता है। और ये क्या है जो कैपिटल और लेबर इंटेंसिव दोनों ही है, यानी कि इसमें काम करने के लिए अच्छे खासे लोग चाहिए होते हैं और बड़ी इसमें क्या है इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, यानी कि ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। और इसके अंदर जोर दिया जाता है जो इरिगेशन है, HIV सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, जो ग्रीन हाउसेज हैं और जो आर्टिफिशियल हीटिंग है उन सब पे इसके अंदर क्या है जोर दिया जाता है। और ये जो इस तरह का एग्रीकल्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर किया जाता है जहाँ पे क्या है डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, यानी कि जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर। तो अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होती है। तो ये होती है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के अंदर और जो मेडिटेरियन रीजन्स है वहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रक फार्मिंग। तो ये ट्रक फार्मिंग बेसिकली क्या होता है ना, ऐसा एरिया जहाँ पे जो फार्मर्स है सिर्फ वेजिटेबल्स ही उगाते हैं और इसे हम क्या है ट्रक फार्मिंग कहते हैं। और इसका नाम ट्रक फार्मिंग कैसे पड़ा वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो फार्म और जो मार्केट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्रक के द्वारा कवर किया जाता है सिर्फ एक रात के अंदर, इसीलिए उसको क्या है ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो अब हमारा टॉपिक आता है फैक्ट्री फार्मिंग। तो ये फैक्ट्री फार्मिंग बेसिकली क्या होता है ना, इसके अंदर जो पशु हैं उनको पाला जाता है और उन पशुओं को क्या है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रखा जाता है। और ये जो फैक्ट्री फार्मिंग है ना, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के, वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि वहाँ पे की जाती है। और इस तरह की जो फार्मिंग है उसके अंदर जो लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री एंड कैटल रियरिंग है वो होती है, यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पशु होते हैं, इसके अंदर जो मुर्गे वगैरह है यानी कि इस तरह के जो और जानवर हैं उनको भी रखा जाता है। और इस फैक्ट्री फार्मिंग के अंदर जो एनिमल्स हैं उनको ऐसे स्टॉल्स और पेन्स में रखा जाता है, जैसे कि आप और जहाँ पर इन जानवरों को रखा जाता है वहाँ पर इनके खाने के लिए भी एक प्लेस बनाया हुआ होता है और कोई भी बीमारी में क्या है इनका बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है। अब हमारे पास आता है कोऑपरेटिव फार्म। तो इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है ना, जो फार्मर्स होते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। मान लो 20 एक फार्मर है, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और जिसके पास जो जो रिसोर्सेज है वो उन्होंने इकट्ठे कर लिए और जिसको जो जो रिसोर्स चाहिए होगा वो क्या है यूज़ करता जाएगा ताकि उनकी जो फार्मिंग है वो प्रॉफिटेबल हो पाए। और इस तरह की फार्मिंग है उसमें हेल्प मिलती है इनपुट्स को प्रोसेस करने में, जो प्रोडक्ट है उनको बेचने में। और इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है ना, जो क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो क्या है सस्ते दामों पर मिल जाता है। और ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो क्या है सक्सेसफुल है कई कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली। तो यहाँ पर ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव फार्मिंग। तो उसके अंदर क्या होता है ना, फार्मर्स अपना खुद का ग्रुप बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है जो सरकार है वो सारा सिस्टम ऑपरेट करती है, यानी कि यहाँ पर किसी की खुद की ज़मीन नहीं होती, वो जो सारी ज़मीन है वो क्या है सरकार के अंडर आती है और सभी लोगों को क्या है काम करना पड़ता है। और ये जो कलेक्टिव फार्मिंग है ना, इसे क्या है मॉडल ऑफ कोलखोज भी कहा जाता है और ये जो है वो इंट्रोड्यूस किया था USSR ने। तो अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे USSR के बारे में। और यहाँ पर जो फार्मर्स है वो अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, जैसे कि लैंड, लाइव स्टॉक और लेबर।
और फार्मर्स के अपने यूज़ के लिए उनको क्या है, थोड़ा सा जो पोर्शन है लैंड का। तो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कोऑपरेट और कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में। तो जो कोऑपरेट फार्मिंग है ना, वहाँ पे फार्मर्स अपनी खुद की मर्जी से क्या है, ग्रुप बनाते हैं जितने फार्मर्स का वो बनाना चाहते हैं। लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर जो सरकार है उसके अंदर सारा सिस्टम होता है और वही लोगों को मजबूर करती है कि तुम सारी इकट्ठा काम करोगे, तुम्हें अपनी अपनी जो पर्सनल यूज़ के लिए लैंड है वो बहुत कम दी जाएगी और सारी जो बाकी का एरिया होगा, बाकी की जो लैंड है वो सरकार के अंडर ही होगी, सबको काम करना ही पड़ेगा। अब हमारा टॉपिक आता है माइनिंग। तो माइनिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है ना, जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या है अर्थ से बाहर निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। और जो सही में डेवलपमेंट है माइनिंग की वो शुरू हुई थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या है, मिनरल्स चाहिए होते हैं और फिर जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो कंटिन्यूसली क्या है, बढ़ती चली गई। अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो क्या है माइनिंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो फैक्टर्स है, एक है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं। तो जो फिजिकल फैक्टर है ना उसके अंदर इंक्लूड होता है साइज़, यानी कि जो साइज़ है वो किस तरह का होगा माइनिंग करने के लिए, यानी कि जो ग्रेड यानी कि किस तरह की जो क्वालिटी है वो हमें मिनरल्स की मिलेगी, और मोड ऑफ ऑकरेंस यानी कि हम किस तरीके से उस मिनरल्स को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये आपके थे फिजिकल फैक्टर जो अफेक्ट करती हैं माइनिंग को। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर। इसके अंदर होती है डिमांड फॉर द मिनरल, यानी कि डिमांड कितनी है उस मिनरल की जिसे हम बाहर निकाल रहे हैं, और इसके अंदर क्या है टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, और इसके अंदर क्या है कितना पैसा यूज होगा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास लेबर कितनी होगी, और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है यानी कि उस मिनरल को फैक्ट्री तक ले जाने में कितने का खर्चा आएगा। तो ये थे आपके दो मेन फैक्ट। अब हमारा टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ माइनिंग, यानी कि किस किस तरीके से हम मिनरल्स को निकालते हैं। तो जो मोड ऑफ अकरेंस है यानी कि किस तरीके से हम उस मिनरल को निकालने वाले हैं, और जो नेचर ऑफ ओर है यानी कि किस तरह का नेचर है उस मिनरल का, तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड होके जो माइनिंग के मेथड्स है वो दो टाइप के हैं। पहला आता है हमारे पास सरफेस माइनिंग, और इस सरफेस माइनिंग को ओपन कास्ट माइनिंग भी कहा जाता है, और ये जो है वो सबसे ईजी और सस्ता तरीका है मिनरल्स को निकालने का। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है ना कि जो मिनरल सरफेस के पास है यानी कि जो धरती के अंदर ज़्यादा गहरे नहीं है, उन मिनरल्स को निकालने के लिए इस मेथड का यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरग्राउंड माइनिंग, और इस अंडरग्राउंड माइनिंग को शेफ्ट माइनिंग भी कहा जाता है। और ये जो मेथड है जो ज़्यादा गहरे मिनरल्स होते हैं धरती के अंदर उनको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर चाहिए होता है हमें लिफ्ट्स, ड्रिल और जो होलेज व्हीकल्स है और जो वेंटिलेशन सिस्टम है सेफ्टी पर्पस के लिए। तो ये सब हमें इस माइनिंग मेथड के लिए चाहिए होता है। और ये जो मेथड है ना वो रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे है खतरा रहता है कि जो पॉइजनस गैसेस है वो ना निकल जाए धरती के अंदर से, और यहाँ पे क्या है जो आग लगने का खतरा भी रहता है, और कई बार तो क्या है यहाँ पे फ्लड्स भी आ जाते हैं। तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको PDF प्रोवाइड कराऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप 12th ह्यूमैनिटीज़ में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।